हाँ जी, सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम लोग जो टॉपिक की बात कर रहे थे वो टॉपिक क्या था? राइज ऑफ मराठास। राइज ऑफ मराठास या मराठा का उदय। ठीक है, मराठास के उदय की बात कर रहे थे। मराठास के उदय का मतलब यहाँ पे पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि मराठा के किसके साथ में युद्ध हुए थे? मराठास वर्सेस कौन हुआ था? अरे ईस्ट इंडिया कंपनी ना, इसी की तो कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग सब कि ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करना कैसे शुरू करती है भारत के ऊपर। यही तो है। तो हम तब क्या क्या पढ़ चुके हैं इसके अंदर? बंगाल पढ़ लिया है ना हमने, और क्या पढ़ लिया? बंगाल पढ़ लिया है, मैसूर पढ़ लिया है, पंजाब पढ़ लिया है, और चौथा अब हम पढ़ने जा रहे हैं मराठास, अवध और हैदराबाद के बारे में। फिर बता रहा हूँ मैं, इसको पढ़ेंगे 1856 में, 57 में। और इसको कब पढ़ेंगे हैदराबाद को? कभी नहीं, क्योंकि हैदराबाद हमेशा अंग्रेज़ों का ही साथ देते रहे, अंग्रेज़ों के साथ में लगे हुए थे इस समय यहाँ पे प्रेजेंट टाइम से। तो अंग्रेज़ों के ही जब भागीदारी थे तो क्यों हम इनका यहाँ पे इतिहास पढ़े? या कोई ऐसे वॉर जब इनके हुए ही नहीं इनके साथ में तो हम क्यों पढ़े? हाँ, कुछ स्ट्रगल हुए थे इनके पावर्स को लेके, मराठास के साथ में, हैदराबाद के मराठास के साथ में स्ट्रगल हुए, हैदराबाद के मैसूर के साथ में स्ट्रगल हुए, कुछ स्ट्रगल ऐसे हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के भी साथ में हुए, लेकिन वो इस चीज़ को लेके हुए थे कि हैदराबाद में शासक कौन बनेगा। ठीक है, तो हमें इंटरनल क्या मैटर्स हैं उनसे ज़्यादा लेना देना नहीं है। हमें ये लेना देना है कि भारत के अंदर साम्राज्य को स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या स्टेप्स अपनाए। तो उसी के स्टेप्स में एक यहाँ पे राइज ऑफ मराठास की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मराठास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसके अंदर आप लोग इस पूरे के पूरे इतिहास को समझोगे। क्योंकि राइज ऑफ मराठा पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम मुगल्स के टॉपिक को डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं। पूरा मुगल्स पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन मराठास हमारा उतना सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन मराठास समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुगल्स के बाद सबसे सुप्रीम पावर यही थे मराठास, जो भारत के ऊपर रूल कर सकते थे, है ना। और मैंने एक बात बोली भी थी पिछले क्लास में, अगर मराठास भारत के ऊपर रूल करते तो भारत का थोड़ा सा दिशा और दशा सब बदला हुआ होता आज के समय में। शायद भारत वैसा ना होता जैसा आज है, या कुछ और तरीके का भारत होता। क्या होता क्या नहीं होता हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन भारत का कुछ ना कुछ स्वरूप तो बदल जाता और भारत का इतिहास भी बहुत अलग तरीके का हो सकता था। तो ये मराठास, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन इस तरीके का था कि गांधी जी अगर कभी आंदोलन के अंदर आते ही नहीं, आज़ादी के आंदोलन के अंदर, तो भारत कैसा होता। ठीक है, एजम्पशंस पे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मराठास अगर भारत के ऊपर रूल करते ही नहीं तो भारत, या फिर भारत के किसी भी राज्य के अंदर रूल करते ही नहीं, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर पूरा किया या थोड़ा बहुत टेरिटरी मध्य प्रदेश या राजस्थान के लिए, तो कैसी कंडीशन होती वहाँ की। या मराठास अगर भारत के ऊपर रूल करते तो पूरे भारत की कैसी कंडीशन होती, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे करके। तो एजम्पशन के बेसिस पे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, और एजम्पशंस ज़रूरी होते हैं यूपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू से। एजम्पशन लगाइए और एजम्पशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब सोचिए मराठास ना होते अगर भारत के अंदर तो क्या होता भारत का, और अगर मराठास पूरे भारत के ऊपर रूल कर रहे होते तो भारत का क्या हो रहा होता। ये क्वेश्चन समझना जरूरी है। राइज ऑफ मराठास, बात शुरू करते हैं यहाँ पे शाहजी से। ठीक है, शाहजी वॉज द पर्सन, हम लोग बात करें अगर, तो इन्होंने ही मराठास पावर का असल माने में स्थापन किया। ठीक है, मराठास का कोई भी ऐसा किसी भी तरीके का साम्राज्य भारत के अंदर नहीं पाया जाता था। इन्होंने अलग एक मराठास पावर को इस्टेब्लिश किया। मराठास कोई ऐसी डिफरेंट पावर नहीं थी, या फिर ऐसी कोई अलग शक्ति नहीं थी जो भारत के अंदर वो बहुत सदियों से राज करती चली आई हो। ये कुछ ऐसी ही शक्ति थी जिसका उदय शाहजी के समय पे हुआ। ठीक है, अब शाहजी का समय कौन सा समय है, कोई बताएगा? शाहजी का काल कौन सा काल है? मुगल रूल कर रहे हैं यहाँ पे भारत के अंदर, और ये 1600 से लेकर 1650 के बीच का कोई ना कोई काल होगा जब शाहजी यहाँ पे रूल करने आए थे। बताओ कौन सा राजा था इस समय रूल कर रहा है भारत में? औरंगजेब। 1600 से 1650। शाह आलम। क्रोनोलॉजी नहीं याद है?
अकबर बताओ कब है? बाबर 1526 से 1530 बाबर ने रूल किया। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं ने 1530 से लेकर घिसे पिटे तरीके से कुछ भी मान लो 1556 तक रूल किया। ठीक है, 56 तक रूल किया। उसके बाद में बीच में शेरशाह सूरी भी आया, इसलिए मैंने बोला घिसा पिटा तरीका कैसा भी मान लो। उसके बाद में 1556 से लेके 1605 तक अकबर रूल कर रहा है। यहाँ पे ये 1605 दिख रहा है, 1600 से 1650 की बात कर रहे हैं हम लोग। अकबर के बाद में यहाँ पे रूल करने कौन आया? जहांगीर। जहांगीर का रूल था 1605 से लेकर 1627, 1605 से लेकर 1627। जहांगीर के बाद में कौन आया? शाहजहां आया, 1627 से लेकर 1656। ठीक है, या 57 में मिलता है कहीं कहीं पे, 57 ही लिख लो, ज़्यादातर 57 ही करेक्ट है। शाहजहां 1627 से लेकर 1657। अब आया है औरंगजेब। तो ये रूल बेसिकली किसका था? शाहजहां का था, जब यहाँ पे मराठास का उदय होना शुरू हुआ। औरंगजेब का समय काल 1657 से लेकर 1707 तक का। ठीक है, 56 और 57 में कंफ्यूज ना होना, कुछ किताबों ने 56 भी लिख रखा है, कुछ किताबों ने 57 भी लिख रखा है। ठीक है, इतिहास है और इतिहास में फैक्चुअल चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा। कोई अपने हिसाब से कुछ फैक्ट मान लेता है, कोई कुछ फैक्ट मान लेता है। तो हम क्या बेसिक एक पैरामीटर के हिसाब से चलते हैं, चलो हमने बात मान ली, चलो 57 मान लेते हैं। तो ये 57, तो ये औरंगजेब का रूल यहाँ से यहाँ तक है। इस समय मराठास का उदय हो चुका है भारत के अंदर, मराठास अच्छी तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन उदय कब हो गया? उदय हो गया शाहजहां के काल के अंदर। ठीक है, शाहजहां के अंदर राइज ऑफ मराठा हुआ। शाहजी ने आके यहाँ पे रूल स्थापित किया, और जब शाहजी ने रूल स्थापित किया, ये रीजन कौन सा था? महाराष्ट्र का रीजन था। जिस महाराष्ट्र के रीजन के अंदर कुछ समय पहले तक हमने देखा है कि भारत की अलग अलग टेरिटरीज़ के लोग, बाहर के अलग अलग टेरिटरीज़ के लोग भारत के अंदर आके बस गए थे, वो महाराष्ट्र का पोर्शन था। महाराष्ट्र एक प्योर पोर्शन रहा मराठास का, कब से? शाहजहां के साम्राज्य से। और ये 1627 के बाद से लगभग कब तक चला है ये काल? 1657 तक शाहजहां का काल चला। लेकिन मराठास का काल कब से कब तक चला है? अगर हम बात करें 1627 से शुरू हुआ, कब तक? अंत कब हो गया मराठों का? मराठों का अंत हम कब मानते हैं कि मराठास का अंत हो गया, मराठा पावर डिक्लाइन कर गई? 1761 में तो बोलते हैं हम लोग, पानीपत की लड़ाई के अंदर मराठास का अंत हो गया। अंत होने का मतलब उनकी शक्तियां पूरी तरीके से खत्म हो गई थी यहाँ पे। तो ये 1761 के दौर की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में युद्ध होंगे अंग्रेज़ों के साथ में, जिनमें बोला गया कि पूरी तरीके से मराठा पावर को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब एक क्रोनोलॉजी नोट कर लो यहाँ पे, जो आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्रोनोलॉजी है। अब ये बात तो पता चल गई होगी कि मराठास का उदय कब हुआ है? शाहजहां के काल में हुआ है। ठीक है, शाहजहां के काल में, मुगलों के काल में यहाँ पे हुआ। क्रोनोलॉजी ऑफ मराठास की बात करें अगर हम लोग, तो ऐसे क्रोनोलॉजी को नोट कर लो। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे, ऐसे ही हेडिंग बनाना, क्रोनोलॉजी ऑफ मुगल। ठीक है, मराठास लिखा तो मराठास ही है। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज। दिख नहीं रहा होगा इस कलर से ना? नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है? छत्रपति शिवाजी महाराज, और उसके बाद छत्रपति
संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, राजाराम, बीच में ऐसे करके ताराबाई लिख देना है, ठीक है, बीच में ऐसे करके ताराबाई, ऐसे बीच में लिखना, फिर शाहू, उसके बाद राजाराम सेकेंड, ये बीच में यहाँ पे बस ऐसे करके ताराबाई लिख के ऐसे ब्रैकेट में कर देना। इनका एक इतिहास है, वो इतिहास मैं बताऊंगा आपको क्या इतिहास है और बीच में किस तरीके से इनका नाम आ रहा है। शाहू सेकंड, प्रताप सिंह, ताराबाई सेकंड, शिवाजी सेकंड, संभाजी सेकंड, शिवाजी थर्ड। ये है पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद में छत्रपति संभाजी महाराज, राजा राम वन, ब्रैकेट में ताराबाई को लिख लीजिएगा यहाँ पे, फिर शाहू है, फिर राजा राम सेकंड है, उसके बाद में शाहू सेकंड है, प्रताप सिंह है, ताराबाई सेकंड है, शिवाजी सेकंड है, संभाजी सेकंड है और शिवाजी थर्ड। सबका कार्यकाल भी नोट कर लो ब्रैकेट में। शाहजी का मैंने बता ही दिया, सबसे टॉप पे जो है शाहजी, उनका बता दिया। शाहजी के बात करो। हाँ वो ताराबाई सही। शाहजी, अरे ये गलत लिख गया, ये शिवाजी नहीं, शाहजी सेकंड है। अभी बताया ना, शाहजी नहीं तो शुरू किया था, ये शाहजी हैं, शाहजी हैं, शाहजी। हाँ टॉप पे शाहजी हैं, शाहजी, ठीक। शाहजी वॉज द पर्सन जिन्होंने मराठा एम्परर को शुरू किया था, ठीक है। और उनका काल कौन सा था? शाहजहाँ का काल ही उनका काल था। अगला लिखो छत्रपति शिवाजी महाराज का कार्यकाल 1674 से 1680, 1674 से 1680, 1681 से 1689 छत्रपति संभाजी महाराज, 1681 से 1689, 1689 से 1707, ये 1700 तक लिखना, इनको लिख लेना 1700 से 1707। राजा राम को 1689 से 1700 तक और ताराबाई को 1700 से लेके 1707। सत्रह सौ आठ से 1749, 1708 से 1749, 1749 से 1777, हाँ 77,
उधर लिखो 1777 से 1808। कौन? शाहू सेकंड। 1777 से 1808 शाहू सेकंड। उसके बाद प्रताप सिंह 1808 से 1839। प्रताप सिंह 1808 से 1839। 1808 से 1839। ठीक है। अब ये जितने भी बीच के लास्ट के मैंने नाम लिखे हैं आपके सामने, ताराबाई से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसको सिर्फ और सिर्फ मिसलिनियस में डाल दो। इनका ना तो कोई ईयर लिखना, ना इनके बारे में अभी कुछ बता रहा हूँ मैं। इनकी कहानी चलेंगी पैरेलल जब मैं आपको पूरा इतिहास बताऊँगा। ये 4 नाम अभी लिख के ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। इनको लिखाया किसी मकसद से गया है, बस वो क्या लिख लिया आपने? 1839 तक लिख लिया, ठीक है। बस उसको 1839 तक लिखो। उसके बाद के ये नाम जितने भी हैं चर्चाओं वाले, ये मैं आपको बताऊँगा। हो गया नोट? चलो, यहाँ पे ये 2 नाम बहुत ध्यान से देखना। एक तो इनको देख लो, शिवाजी को, एक ये है संभाजी। और बात करेंगे थोड़ी राजा राम की, थोड़ी शाहू की, ठीक है। ये नाम चारों बहुत ध्यान से देखना। इनका काल ध्यान से देखना कि कौन सा काल में बातें कर रहे हैं हम लोग, ठीक। काल एक बार सबका बता दूं तुमको। 1674 की 80 तक की बात है, 81 से 89 तक की बात है, 89 से 1700 की बात है, और 1700 से 1707 की बात है। मतलब यहाँ पे इस पूरे काल के दौरान रूल कौन कर रहा है? औरंगजेब। कौन रूल कर रहा है? औरंगजेब यहाँ पे रूल कर रहा है। अब हुआ क्या, थोड़ा सा इतिहास देख लो यहाँ पे हो क्या रहा था। मराठास ने अपना साम्राज्य शुरू किया और साम्राज्य पीक पे पकड़ना शुरू हो गया औरंगजेब के साम्राज्य के अंदर। औरंगजेब को तो पूरा भारत चाहिए था, बोला था ना, शुरू से लेके हिंद कुश से लेकर इंदिरा पॉइंट तक का पूरा भारत उसे चाहिए था। अब वो पूरे भारत की तलाश में बीच में मराठास आ रहे थे। और दक्षिण का रास्ता क्या है? महाराष्ट्र। जब तक आप महाराष्ट्र को नहीं पकड़ोगे कर्नाटका नहीं पहुँचोगे, और कर्नाटका नहीं पहुँचोगे तो दक्षिण भारत आपके हाथों में कहाँ से आएगा। और औरंगजेब वो राजा है जिसने अपने जीवन के 25 साल, कितने? 25 साल, 25 ईयर्स सिर्फ और सिर्फ मराठास और दक्षिण भारत पे व्यर्थ कर दिए। तो आप समझ सकते हो कि उसने मराठास और दक्षिण भारत पे अपना कितना टाइम लगाया होगा, तब जाके ये कहानी बनी उसकी, ठीक है। अब हुआ क्या था देखो, औरंगजेब जो था उसने जब रूल करने आया तो इसने सबसे पहले शिवाजी को कर लिया अरेस्ट। क्या करा इसने? शिवाजी को कर लिया अरेस्ट, और शिवाजी को अरेस्ट करके डाल दिया इसने जेल में, ठीक है। इसलिए इनका कार्यकाल कब खत्म हो गया माना जाता है? 80 में ही ख़त्म माना जाता है, क्योंकि इसको औरंगजेब ने कैद कर दिया, ठीक। शिवाजी को ही कैद करने से इनका मन नहीं भरा। शिवाजी के बाद में इसने क्या करा? संभाजी को भी पकड़ा और संभाजी को भी पकड़ के कैद कर दिया, ठीक। अब हुआ क्या कि इनके एक भाई थे, कौन? राजा राम प्रथम, भाई हैं ये। कौन है? भाई। राजा राम प्रथम भाई थे, भाई को कार्यकाल सौंप दिया गया। अब वो जो भाई था कार्यकाल सौंप के अपने हाथों में ले लेता और 1689 से 1700 तक शासक बन जाता है। कब से कब तक? 1689 से लेके 1700 तक शासक बना रहता है। कौन? राजा राम प्रथम। राजा राम प्रथम जब यहाँ पे शासक बने हुए हैं तो इसी के समय ये है ताराबाई। कौन है ये? ताराबाई। ताराबाई जो है वो यहाँ पे 1700 से लेके 1707 तक शासिका बनती हैं। शासिका बनने के पीछे, इसके पीछे भी एक कारण है। ये है संभाजी की वाइफ। किसकी? संभाजी की वाइफ। ये संभाजी हैं। इनको जब औरंगजेब ने अरेस्ट किया तो इसके बाद में राजा कौन बना? राजा राम प्रथम, उसका भाई। लेकिन इनकी वाइफ तो अभी हैं
ताराबाई वो बाहरी हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया। इनकी वाइफ और इनका बेटा, ये किसके बेटे हैं? संभाजी के। संभाजी के पुत्र का नाम शाहू और इनकी वाइफ का नाम ताराबाई। ये फैमिली समझ आ गई? ठीक है। संभाजी को जब अरेस्ट कर लिया गया तो ये रूल किसके हाथ में आना चाहिए था? शाहू के हाथ में आना चाहिए था ना, पुत्र तो शाहू है, तो शाहू को ये रूल लेना चाहिए था। लेकिन शाहू अभी बहुत छोटे बालक हैं, छोटा सा बच्चा, और 6-7 साल के बच्चे के हाथों में साम्राज्य देना ठीक नहीं है, नहीं दिया जा सकता। तो शाहू को ना रूल दे के ये रूल किसके हाथों में ट्रांसफ़र हो गया था? राजा राम उनके भाई के हाथों में। लेकिन इस बात से ताराबाई नाराज़ थी कि मेरे पुत्र को रूल मिलना चाहिए था, उसे क्यों नहीं रूल मिला। ठीक है। तो संभाजी के बाद में, और संभाजी की मृत्यु हो जाती है 89 में, औरंगज़ेब के ही काल के अंदर। ठीक है। उसी कोठरी में वहीं पे मृत्यु हो जाती है, जैसे संभाजी कभी बाहर नहीं निकल के आए। अब हुआ क्या कि राजा राम के पास में जो गद्दी थी, उस राजा राम की गद्दी को छीनने की कोशिश कौन करेंगी? ताराबाई। किसके लिए? अपने बेटे शाहू के लिए। ठीक है। अब यहाँ मुगल एंगल आ जाता है। मुगल एंगल ये आ जाता है, ये देखो कहानी कब है? 1707 दिख रहा है। ये दिन ताराबाई ने क्या करा? राजा राम से डिमांड करी कि मुझे मेरा रूल चाहिए और मुझे अपने बेटे को अपनी गद्दी पे बैठानी है। ठीक है। इन्होंने अपने आप को भी रूलर, डिफेक्टो रूलर अनाउंस कर दिया। कब? 1707 के अंदर। क्या अनाउंस कर दिया? डिफेक्टो रूलर अपने आप को अनाउंस कर दिया 1707 के अंदर। इधर राजा राम का कार्यकाल कब खत्म हो गया? 1700 के अंदर ख़त्म हो गया। अब जैसे ही राजा राम का कार्यकाल ख़त्म हुआ, राजा राम ने ये जो गद्दी थी वो अपने बेटे को दे दी। इसके बेटे का नाम है शिवाजी सेकंड, वहाँ लिखा हुआ एक ना। अब मैंने बोला था ये सब करेक्टर बीच बीच में आते रहेंगे। शिवाजी सेकंड किसका पुत्र है? राजा राम का। और राजा राम ने अपने बेटे को गद्दी दे दी। हालांकि देनी किसको चाहिए थी? संभाजी के बेटे को देनी चाहिए थी, क्योंकि ओरिजिनल तो वही रूलर चले आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने बेटे को गद्दी दे दी। अब शिवाजी सेकंड के पास में जब गद्दी आई, इस बात से नाराज़ हो गई ताराबाई, और ताराबाई ने बोला कि ये गद्दी हमारी है, हमको वापस मिलना चाहिए। इन्होंने शिवाजी के ऊपर अटैक करवा के गद्दी छीन ली। गद्दी किसके हाथों में आ गई? अब ताराबाई के हाथों में। तो 1700 से 1707 तक ताराबाई इसलिए यहाँ पे रूल कर रही हैं। ठीक है। 1700 से 1707 तक ताराबाई यहाँ पे रूल कर रही हैं। अब 1707 का जब समय आया तो ये शिवाजी सेकंड वापस आए गद्दी छीनने के लिए, इनके ऊपर अटैक करने के लिए। ठीक। शिवाजी सेकंड को अरेस्ट कर लिया मुगलों ने। किसने अरेस्ट कर लिया? मुगलों ने अरेस्ट कर लिया। अब शिवाजी सेकंड मुगलों की अरेस्ट के अंदर है। 1707 में मृत्यु किसकी हो गई? औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब के बाद में जो मुगलों के अंदर हमेशा होता था, एक लड़ाई हुई। उस लड़ाई को कहा जाता है वॉर ऑफ सक्सेशन, मतलब उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई कि अगला राजा कौन बनेगा। ठीक है। अगला राजा कौन बनेगा, इसको लेके यहाँ पे लड़ाई हो गई। अब यहाँ पे 3 बड़े बड़े जो योद्धा थे वो आपस में लड़े, और तीनों भाई हैं आपस में। एक थे आज़म शाह, ठीक, और एक थे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला वाला नहीं है, ये दूसरे मोहम्मद शाह हैं जिन्होंने यहाँ पे अभी लड़ाई लड़ी। और तीसरे थे बहादुर शाह। इन तीनों के बीच में लड़ाई हुई। राजा कौन बना फाइनली यहाँ पे? बहादुर शाह बना। बहादुर शाह प्रथम राजा बना था। लेकिन जब इन तीनों के बीच में लड़ाई हुई थी तो सबसे पहले गद्दी को अपने हाथों में छीन लिया था आज़म शाह ने। किसने? आज़म शाह ने। आज़म शाह मात्र 3 महीने तक शासक बना मुगलों का। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद में सबसे पहले शासक कौन बना? आज़म शाह बना, और मात्र कितना? 3 महीने के लिए। और इस 3 महीने के अंदर पूरी उसने क्रोनोलॉजी बदल के रख दी। औरंगज़ेब विरोधी था मराठों का, वो तो मराठों से सत्ता छीनता था या उनको अरेस्ट करके डाल दिया करता था जेल में। औरंगज़ेब ने शिवाजी को भी जेल में डाल के रखा था, शिवाजी सेकंड को। अब औरंगज़ेब ने जब शिवाजी सेकंड को जेल के अंदर डाल के रखा था, जैसे ही आज़म शाह जीता, आज़म शाह ने क्या बोला? आज़म शाह ने बोला कि मराठा के पास में गया, शिवाजी सेकंड के पास में, और छोड़ दिया उसे, जाके छोड़ दिया। बोले हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करते, हम तुम्हें छोड़ देते हैं और तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। हम तुम्हारे साथ में आगे चल के कैसे रहना चाहते हैं? एक दोस्त की तरह रहना चाहते हैं। तुम हमको सपोर्ट करो, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो आज़म शाह ने ये करा, क्योंकि आज़म शाह ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि उसके ऊपर अभी बहादुर शाह बैठा हुआ अटैक कर देगा, मोहम्मद शाह बैठा हुआ अटैक कर देगा, उसे किसी ना किसी का सपोर्ट तो चाहिए। तो उसने सोचा मुझे मराठों का सपोर्ट मिल जाए। शिवाजी सेकंड बोले ठीक है।
लेकिन शिवाजी सेकंड को ये बात नहीं पता थी ये षड्यंत्र का एक हिस्सा है। षड्यंत्र का हिस्सा क्या था कि बहादुर ये आजम शाह जो था वो रूल चाहता था अपना कि कंटिन्यू रहे, और दूसरा वो क्या चाहता था, वो चाहता था मराठों को आपस में लड़ा दिया जाए। मराठों को आपस में लड़ा दिया। आपस में कैसे लड़ाओगे? आपस में ऐसे लड़ाओगे कि 1700 से 1707 तक गद्दी के ऊपर ताराबाई बैठी हुई हैं, और इसने क्या बोला शिवाजी सेकंड से कि जाओ यार, तुम्हारे फादर की गद्दी है, तुम अपने पिताजी की गद्दी छीनो जाके। ताराबाई क्यों बैठी हुई हैं वहाँ पे? और ताराबाई को क्या हक होता है? महिलाएं तो शासन करती नहीं है, तो जाओ तुम गद्दी ले लो जाके वहाँ से। तो इनने शिवाजी को छोड़ा। शिवाजी 1707 में सीधे पहुँचे और अटैक कर दिया ताराबाई के ऊपर। बोले मुझे मेरी गद्दी वापस दो। ताराबाई बोली नहीं मिलेगी गद्दी, क्योंकि ये गद्दी हमारी ओरिजिनल है और अब ये शाहू को मिलने वाली है। तो शिवाजी के बीच में, सेकंड के बीच में, ताराबाई के बीच में ये एक युद्ध हो गया, और इस युद्ध के अंदर कौन जीत गई? ताराबाई। शिवाजी सेकंड का यहाँ से चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, शिवाजी सेकंड का यहाँ से चैप्टर ख़त्म हो गया। ताराबाई यहाँ पे जीत गई। ताराबाई के जीतने के बाद में इन्होंने किसको रूलर बना दिया? अपने पुत्र को, शाहू को, क्योंकि शाहू अब इतने बड़े हो चुके थे कि वो राजा बन सके। शाहू का पूरा भरोसा किसने जीत लिया? मुगलों ने। इस वजह से मुगलों के साथ में इस समय में संबंध अच्छे रहे मराठों के। ठीक, अब ये रूल शाहू के हाथों में जैसे ही आया, शाहू के हाथों में आने के बाद ये 1708 से लेकर 49 तक रहा। यहाँ से फिर कहानी बदल गई और ये रूल राजा राम सेकंड के हाथों में आ गया। राजा राम सेकंड कौन होंगे बताओ? राजा राम प्रथम के पुत्र होंगे। राजा राम प्रथम के पुत्र होंगे। ठीक है, उन्हीं की जनरेशन से आए होंगे। ठीक है, तो ये उनकी जनरेशन के होंगे। शाहू किसकी जनरेशन के थे? संभाजी और शिवाजी की जनरेशन के थे। यहाँ से जनरेशन फिर चेंज हो गई, राजा राम के हाथों में आ गई। फिर देखो शाहू के हाथों में, फिर शाहू के हाथों में। और शाहू कौन है? वो शिवाजी और संभाजी की क्रोनोलॉजी से चले आ रहा है। तो ये मिक्सचर देख रहे हो तुम लोग? ये समझाने की कोशिश मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कभी शिवाजी की एक तरफ से पीढ़ी चल रही है और कभी राजा राम की एक तरफ से पीढ़ी चल रही है, और ये दोनों आपस में ही एंटी हैं। साम्राज्य तो शुरू हो गया 1627 के आसपास शाहजी का, लेकिन इनके बीच में फूट पड़ गई, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था मराठास या तो पेशवा बन गए, या गायकवाड़ बन गए, या सिंधिया बन गए, या होलकर बन गए। तभी तो ये फूट पड़ी। राजा राम के पक्ष वाले कुछ और चले गए, पेशवा के पक्ष वाले कुछ और बन गए, और फिर शाहू के पक्ष वाले कुछ और बन गए। इस वजह से मराठों के बीच में फूट पड़ी, ये कारण था। तो मराठास भारत के अंदर, इनकी क्रोनोलॉजी में आप लोग को इसलिए समझा रहा हूँ कि ये सबसे प्रबल योद्धा थे जो भारत के अंदर शासन कर सकते थे, लेकिन ये आपस में ही लड़ने से फ्री नहीं हुए कभी। अगर ये आपस में ही इस तरीके से रूल करते, मिलजुल के रूल किया होता, तो शायद यहाँ तक आते आते या यहाँ तक आते आते ये लोग भारत के ऊपर रूल कर रहे होते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। कारण था ये। मराठास में कोई दिक्कत अभी तक समझने में? एक बार फिर से रिवाइज करा दूं पीछे से, एक बार समझ लोगे फिर से पूरी बात। मैं राइज ऑफ मराठास की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। राइज ऑफ मराठास में मराठों का उदय, मराठों का उदय हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब भारत के अंदर मुगल सत्ता कमज़ोर हो रही थी तो यहाँ पे मराठास मजबूत हो रहे थे। मराठास जब मजबूत हो रहे थे तो ये माना जा रहा था कि भारत के ऊपर अधिकार करने वाले कौन है? मराठास होंगे। मराठास का कार्यकाल शुरू हुआ शाहजी के समय में। शाहजी का समय कौन सा समय है? जिस समय मुगल भारत के ऊपर शासन कर रहे हैं, और मुगल भारत के ऊपर शासन कर रहे हैं तो वो शाहजहाँ जहांगीर का समय है। ठीक है, उसके बाद में औरंगजेब के समय में जब हम लोग आते हैं तो औरंगजेब के समय में देखते हैं कि मराठास की पूरी क्रोनोलॉजी हमारे सामने ये है। क्रोनोलॉजी की अगर बात करें तो क्रोनोलॉजी ऑफ मराठास के अंदर शाहजी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मराठा साम्राज्य को शुरू किया। इसके बाद में यहाँ रूल करने कौन आते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज। और इनका रूल कब से कब तक रहता है? 1674 से लेकर 1680 तक। इसके बाद में रूल करने छत्रपति संभाजी महाराज आते हैं 1681 से लेकर 89 तक, जिनको औरंगजेब ने पकड़ा और पकड़ने के बाद में जेल में डाल दिया, जिसकी वजह से ये रूल किसके हाथ में चला गया? इनके भाई के हाथ में, जिनका क्या नाम है? राजा राम प्रथम। राजा राम प्रथम के हाथ में जब ये रूल गया तो इस रूल को लेकर नाराज कौन हो गई? ताराबाई। ताराबाई कौन है? संभाजी की वाइफ है।
उन्हें क्या चाहिए था कि मेरा पुत्र जो शाहू है वो रूल करे यहाँ पे, लेकिन राजा राम ने ये रूल अपने पुत्र को दे दिया, शिवाजी सेकंड को। यहाँ मुगल एंगल आया बीच में, कौन आया? आजम शाह। आजम शाह वो शासक था जिसने आके यहाँ से शिवाजी को छोड़ दिया, ठीक है, और बोला जाके शाहू और शिवाजी को बीच में आपस में लड़ा दिया, बोले जाओ लड़ो जाके। और वो लोग लड़े आपस में, लड़ने के बाद में ताराबाई ने यहाँ चैप्टर खत्म कर दिया शिवाजी सेकंड का, और शिवाजी सेकंड का चैप्टर खत्म होने के बाद में ये रूल किसके हाथों में चला आया? शाहू के हाथों में। और तब से शाहू ने यहाँ पे रूल किया 49 तक। लेकिन कहानी एक बार फिर पलटी, राजा राम सेकंड ने इस रूल को ले लिया। राजा राम किसकी पीढ़ी से है? राजा राम प्रथम की पीढ़ी से है, ठीक है। ये एक अलग परिवार चल रहा है और ये एक अलग परिवार चल रहा है। अब आप वापस चले आएंगे तो शाहू सेकंड यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। शाहू सेकंड फिर अगेन किसकी पीढ़ी से हैं? वो ये संभाजी की पीढ़ी से हैं। तो ये दो पीढ़ियां मिलके यहाँ पे रूल कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद में शाहू सेकंड, प्रताप सिंह की भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये दो पीढ़ियां मिलके रूल कर रही हैं मराठास के अंदर। तो मराठास भारत के ऊपर क्यों नहीं अधिकार कर पाए? सबसे बड़ी चीज थी इंटरनल डिस्प्यूट्स। आंतरिक उनके मसले ऐसे थे कि जो कभी सॉल्व ही नहीं हो सके। आपसी लड़ाइयाँ इतनी थी जिसकी वजह से वो नहीं अपने आप को बाहर निकाल पाए। हालांकि मराठास बहुत कुशल थे, जो भारत के पूरे एंटायर रीजन के ऊपर रूल कर सकते थे, लेकिन आपसी मनमुटाव और दूसरे भारतीय जो साम्राज्य हैं, जो रीजनल एरियाज हैं, जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, उनका अटैक मराठों के ऊपर, या फिर भारत के बाहर के कुछ लोगों ने भी मराठों पे अटैक किया, जिसकी वजह से मराठास भारत के ऊपर अपनी शक्तियों को खो देते हैं। 1761 में ये शक्ति खो जाती है। किस फॉर्म में? जब पानीपत की तृतीय लड़ाई होती है मराठास के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। वहाँ से मराठा की शक्ति खत्म हो जाती है और बची कुची शक्तियाँ किन में डिवाइड हो जाती है? पेशवा, गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, इन सब में आपस में डिवाइड हो जाती है। ये सेक्ट है मराठास के जो मैंने अभी लिखे। अब इन सेक्ट के बाद में क्या होता है? इन्हीं सेक्ट से सारे के सारे अंग्रेज आके उलझ जाते हैं और कहते हैं हमें मराठा का रीजन चाहिए, हमें महाराष्ट्र का रीजन चाहिए जहाँ पे हम अपना व्यापार स्थापित कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार स्थापित करना चाहती है। वो पहले व्यापार कहाँ स्थापित कर चुकी है? बंगाल में, मैसूर में, पंजाब में, इन जगहों पे अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, ऐसी तमाम जगहों पे वो धीरे धीरे अपने अपने व्यापार को स्थापित कर रहे थे। उसकी पूरी क्रोनोलॉजी की बात की है हम लोगों ने। हम लोग पढ़ रहे हैं मराठास की बात में। मराठास के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध होता है। बात आ जाती है 1817 की। देखो अब यहाँ पे आ सकता हूँ मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मराठास। मराठास की कहानी क्लियर हो गई है। कौन थे मराठास, कहाँ से आए थे मराठास और कैसे भारत के ऊपर रूल करने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं कर पाए। 1761 में वो चैप्टर खत्म हो गया पानीपत की लड़ाई के साथ। मराठास और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये प्रॉब्लम बढ़ गई कब? जब हम लोग बात करते हैं 1817 की। पीक पे प्रॉब्लम तो यहीं बढ़ी थी, अभी और भी बातें बतानी बाकी हैं। 1817 के अंदर क्या हुआ? यहाँ पे एक पॉलिसी को अपनाया गया अंग्रेजों के द्वारा जिसको बोलते थे पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। इसको बोला जाता है साम्राज्यवाद की नीति। साम्राज्यवाद की नीति क्या होता है? साम्राज्यवाद और क्या होती है साम्राज्यवाद की नीति? कोई इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहेगा? डलहौजी लेके आया था। डलहौजी का कार्यकाल क्या है? डलहौजी का कार्यकाल ये है, बताओ। नहीं बता दो, मना नहीं कर रहे। ये लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल है बेटा। गवर्नर इस समय कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग भारत में एक गवर्नर बन के आया था और लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था और इसने भारत के अंदर एक पॉलिसी को अपने इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद की नीति। साम्राज्यवाद उस एक चीज़ को कहा जाता है
ऐसा कुछ देख लो, ठीक। एक रफ मैप है, इस रफ मैप के अंदर ये है भारत का पोर्शन, ये क्या है, इंडिया, ठीक। ये हम लोग बात कर रहे हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया की। कौन सा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, ठीक। ये जो पोर्शन है श्रीलंका है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। सदर्न रीजन ऑफ एशिया, ठीक। ऊपर का रीजन ये चाइना वाइना है सब, और ये सब कौन सी हैं, अरबिक कंट्रीज हैं, अरब का रीजन, ठीक। साम्राज्यवाद क्या होगा, यहाँ अरब से कुछ लोग भारत के ऊपर चले आए और आके अपना अधिकार स्थापित कर दें, उसे क्या कहा जाता है, साम्राज्यवाद कहा जाता है। साम्राज्यवाद हिटलर ने अपने समय में किया जर्मनी में, ठीक। हिटलर ने कब किया, जर्मनी में। हिटलर का नाम सुना ही है आप लोग ने, सब पॉपुलर है हिटलर के नाम से। तो हिटलर क्या कर रहा था, साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया हुआ था जब विश्व के सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों था, हिटलर की नीतियों की वजह से। बोला जाता है ना हिटलर की वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। क्या कर रहा था वो जो उसकी वजह से हो गया, साम्राज्यवाद कर रहा था। साम्राज्यवाद ये चीज़ हो गई कि ये भारत का पोर्शन है, ये पूरा का पूरा, और इस पे भारत ही अपना प्रभाव या अपना पूरा का पूरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखाएगा। राजनीतिक शक्ति किसकी होगी, भारत ही की होगी। लेकिन अगर कोई दूसरा देश यहाँ से आए, कोई यूरोप का देश है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप के इंग्लैंड के देश की कंपनी है, और वो भारत के अंदर यहाँ पे आ रही है, और आने के बाद में यहाँ पे क्या बोल रही है, हम तो यहाँ रूल करेंगे। एक तो पॉलिटिकल पावर हो गई और एक होती है इकोनॉमिक पावर। जब तक ये इकोनॉमिक पावर की कोशिश कर रहे थे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। अब ये क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर भी अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिक पावर, तुम व्यापार करो, व्यापार करने तो आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापार करो, जहाँ करना है व्यापार करो। लेकिन नहीं, इन्होंने सीधा सीधा बोला साम्राज्यवाद की नीति हम अपना रहे हैं, और साम्राज्यवाद की नीति को विस्तार करेंगे हम पूरे भारत के अंदर अपनी शक्तियों का। और वो विस्तार जो शक्तियों का होगा वो डायरेक्ट कंट्रोल किसका दिखाएगा, वो डायरेक्ट कंट्रोल दिखाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अब ये मराठास के साथ में पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म को अपनाना चाहते थे। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मराठा के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा मराठास पावर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो ख़त्म, मराठा हटाओ और अब हम लोग रूल करेंगे। ये समय है 1817 से 1818 का। 1817 से 1818 तक जब मराठों ने मना कर दिया कि हम महाराष्ट्र के अंदर, अपने रीजन के अंदर मराठा में साम्राज्यवाद की नीति को नहीं लागू होने देंगे, तब हो गया युद्ध। और इसको बोला जाता है सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध। क्या बोला जाता है, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट अभी नहीं बताया है मैंने, सेकंड इसलिए बता रहा हूँ जिससे तुम लोग कहानी तक पहुँच जाओ, ठीक है। फर्स्ट बहुत छोटा सा है, उसको कह के ख़त्म कर देंगे, ठीक। 1817 से लेकर 1818 तक सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, और इस सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के अंदर यहाँ पे जो राजा हैं उनका नाम है बाजीराव सेकंड। क्या नाम है, बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड असल में पेशवा थे, वो उसमें से जो अभी पीछे मैंने लिखा था, एक पेशवा सेक्ट भी था, पेशवा थे। इससे पहले जब मराठास के साथ में कहानी चल रही थी इन लोगों की, अंग्रेज़ों की, तो एक अलायंस साइन हो गया था, सब्सिडरी अलायंस बोला जाता है उसको। सब्सिडरी अलायंस सारे मराठा साइन कर चुके थे इनके साथ में, तभी मराठा के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तुम हमारे साथ में संधि करो, और पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म तो हम लागू करके रहेंगे मराठा के अंदर, ठीक है। तो 1817 से 18 तक बाजीराव सेकंड पेशवा हैं, और पेशवा होने के नाते ये वहाँ पे अपनी उस चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट विफल हो गए क्योंकि मराठास विकटित है, टूटा हुआ है। मराठा पूरा का पूरा टूटा हुआ है, और मराठा जब टूटा हुआ है तो पेशवा बाजीराव सेकंड भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, और मराठास यहाँ से अपनी शक्तियाँ खो देते हैं। एक यहाँ पे 1818 में लड़ाई होती है, यहीं पे देख लो, जिसको बोला जाता है भीमा कोरेगांव। भीमा कोरेगांव की लड़ाई
या भीमा कोरेगांव का बैटल 1818 के अंदर, ठीक है। भीमा कोरेगांव का बैटल 1818 में होता है और इसी लड़ाई में मराठास अपनी सभी शक्तियां खो देते हैं और ये शक्तियां सीधी किसके हाथों में चली जाती हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये मराठास के विघटन की बातें हम लोग कर रहे हैं, तो मराठास यहाँ से विघटित हो जाते हैं, मराठास यहाँ से विघटित हो जाते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई विघटन के मराठा के। इसके बाद में आप मराठास को कहीं नहीं पढ़ोगे इतिहास के अंदर। ये मराठास का अंतिम चैप्टर है। मराठास इसके बाद नहीं देखेंगे आपको इतिहास के अंदर। इसके बाद मुग़ल दिखते रहेंगे आपको भले से, क्योंकि मुग़ल तो 1857 तक है। अभी कहाँ पे दिखेंगे आपको? 1857 की जब क्रांति पढ़ोगे, रिवोल्ट, विद्रोह, तो 1857 के विद्रोह में भी आपको मराठास दिख जाए, मुग़ल्स दिख जाएंगे। लेकिन मराठास अब इसके बाद में नहीं दिखेंगे, क्योंकि इंपीरियलिज्म की पॉलिसी के साथ में मराठों को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया और मराठा की तमाम शक्तियों को छीन लिया गया। पेशवा बाजीराव सेकंड को भेज दिया गया बाहर, ठीक है, जिससे ये देश में ना रहें, देश से बाहर चले जाएं, और इनको पेंशन पे भेज दिया गया। देश के अंदर ही रहे, मतलब मराठा के रीजन से हटा दिया गया। इनको कानपुर भेज दिया गया था, बिठूर में। बिठूर सुनी है जगह, कानपुर के अंदर पड़ती है, बहुत रिलीजियस प्लेस भी माना जाता है। तो बिठूर जो है वहाँ भेज दिया गया। अब एक मराठा को तुम कानपुर भेज रहे हो, उसका क्या मतलब है, क्या कारण होगा? हाँ, वो वापस, अगर वो मराठे महाराष्ट्र में ही रह जाता तो धीरे धीरे जनता कलेक्ट होती, तरस खाती। ये तो हमारे राजा थे, हमारे राजा की क्या हालत कर दी, जनता विद्रोह कर देती अंग्रेज़ों से। तो बोले राजा को यहाँ से हटा दो, और राजा को कहाँ भेजो? बिठूर में। बिठूर कौन सा इलाका है? कानपुर का। कानपुर में कौन मिलेंगे आपको? कानपुर में आपको या तो मुस्लिम मिलेंगे, ठीक, या तो आपको ब्राह्मण मिलेंगे, हिंदूज के ब्राह्मण, या फिर आपको वहाँ पे आपको बेसिकली देखने को कुछ ऐसे दूसरे धर्मों के बुद्धिस्ट या जैनिस्ट के लोग एक आध देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ महाराष्ट्र के मराठा लोग नहीं मिलेंगे। तो महाराष्ट्र के मराठा लोग जहाँ नहीं मिलेंगे वहाँ भेज दो उठा के। वहाँ किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा ये कहीं का राजा था क्या था, कोई भी हो, कोई राजा हो चाहे गंगू तेली हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए सब बराबर। तो इस वजह से उठा के क्या भेज दिया, इन्हें कानपुर भेज दिया। ये कारण था कानपुर भेजने के पीछे, ठीक है। तो भेज दिया, इसलिए कोई सिंपैथी गेन नहीं हुई, और सिंपैथी के बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है 1857। 1857 का विद्रोह जब हुआ तो सारे के सारे लोग कलेक्ट होकर कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे ना, पैदल यात्रा करके सबके सब दिल्ली चले गए। और दिल्ली जाके एक बूढ़ा राजा 80 साल का, कौन? बहादुर शाह जफ़र, जो ना तो अब लड़ सकता है ना हथियार उठा सकता है, उसको जाके राजा घोषित कर देते वहाँ पर, क्योंकि उसे दिल्ली से नहीं हटाया गया था। अंग्रेज़ों ने यही तो गलती कर दी थी। अंग्रेज़ों ने दिल्ली से नहीं हटाया बहादुर शाह जफ़र को। अगर उन्होंने रूल छीन लिया था, वो दिल्ली से अगर हटा देते बहादुर शाह जफ़र को उस समय, तो शायद 1857 का विद्रोह स्टार्ट ही ना होता। तो सारे के सारे लोग एक उम्मीद में जा रहे हैं कहाँ, कि हमारा राजा तो बहादुर शाह था, मुग़ल यहाँ रूल करते, तो चलो मुग़लों के ही पास चलते, और वो दिल्ली में ही हैं। चले गए लोग वहाँ पे, तभी हो गया विद्रोह खड़ा, ठीक है, क्योंकि सिंपैथी होती है लोगों की कि हमारे राजा को यहाँ से हटाया गया। बात एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल ये मान लो कि भारत है इस समय, मोदी जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, और यहाँ पे इस समय अमेरिका आ जाए, यूएसए आ जाए, अमेरिका आ जाए, अमेरिका से जो बिडेन आए और जो बिडेन आके कहें आज से भारत में मेरा कब्जा, और भारत आज से हमारा है, हम भारत पे रूल करेंगे, ठीक। हमने तमाम पॉलिटिकल पावर लगा ली, सब कुछ लगा लिया, सारी कोशिश कर ली सरकार, लेकिन उस वॉर में हार जाती है और अमेरिका कब्जा कर लेता है भारत के ऊपर। तो जब अमेरिका भारत के ऊपर कब्जा कर लेगा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सत्ता से हटा दिया जाएगा।
अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पे जब सत्ता से हटा दिए जाएंगे तो क्या जितने भारत के लोग हैं उनको सिंपैथी नहीं आने लगेगी कि ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, आज क्या हालत बना दी है इनकी, किस हालत में चले गए। और क्या हम आज़ाद होने की कोशिश नहीं करेंगे कि अमेरिका के गुलाम बने हुए हम आज़ाद होते हैं, भारत को फिर से आज़ाद कराते हैं जैसे पहले कराया था। तो हम सब किसके पास जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर के पास में, उनको अपना नेता डिक्लेयर करेंगे और नेता डिक्लेयर करने के बाद में क्या बोलेंगे कि आप हमें लीड करो, और लीड करने के बाद में हमें अमेरिका से छुड़ाओ। हाँ, वो बात अलग है मोदी जी पीछे ना हट जाए भाई मोदी जी मान जाए, है ना। तो बेसिकली यही है कि इसी को बोला जाता है सिंपैथी गेन ना करने के लिए उस रीजन से हटा दिया जाता है, उस पार्ट से हटा दिया जाता है। तो यही इनके साथ में हुआ, ठीक है। 3 टोटल लड़ाइयाँ हुई मराठों के साथ अंग्रेज़ों की, उन 3 लड़ाइयों में से ये तीसरी लड़ाई थी, ठीक है। तीसरी लड़ाई को हम लोग यहाँ पे बाइंड अप करते हैं। और इसके बाद में 2 लड़ाइयाँ और हैं मराठों की, एक आपकी 1775 से 82 के आसपास में है। उस समय मैसूर के साथ में भी उलझे हुए थे अंग्रेज़, मैसूर की लड़ाई भी मैं बता चुका। और सेकंड लड़ाई वही हुई है 3 से लेकर 6 के बीच में, जिस समय सब्सिडरी अलायंस की बात हो रही है। सब्सिडरी अलायंस क्या है, किसको बोलते हैं और कैसे भारत के अंदर उसकी चीज़ आई, उस सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तीन थर्ड है, ये सेकंड नहीं थर्ड एंग्लो। तो ये 3 लड़ाइयाँ टोटल हम लोग मराठास के बारे में अंग्रेज़ों के साथ में पढ़ेंगे, जिसमें से थर्ड वाला मैंने आपको बता दिया। पहला दूसरा भी इम्पॉर्टेंट है, तो कल एक बार थोड़ा सा मराठास पूरा रिवाइज़ करेंगे, जो आज हम लोग ने क्लास में पढ़ा एक बार रिवाइज़ कर लेंगे उसको। और रिवाइज़ करने के बाद में क्या करेंगे, इस तीनों वॉर को जो लड़ाइयाँ हुई अंग्रेज़ों के साथ में समेट देंगे। उसके बाद में हम लोग सीधे कहाँ चले जाएंगे, गवर्नर जनरल्स पे, ठीक है। 1757 से लेकर रॉबर्ट क्लाइव से लेकर 1947 तक माउंट बेटन तक जितने भी भारत के अंदर गवर्नर जनरल या वाइस राय रहे, उन सब गवर्नर जनरल और वाइस राय के बारे में बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। बीच बीच में बहुत सारे पॉलिसी सिद्धांत सब आते रहेंगे, उस सब की भी चर्चाएं लगातार करते रहेंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, इन सब चीज़ों को यहीं तक याद रखो। और टाइम भी हो गया आप लोग का थर्ड क्लास के लिए, उसको भी टाइम मैनेजमेंट देखिए बहुत अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि क्लासेस ऑन टाइम ही शुरू होंगे और ऑन टाइम ही ख़त्म होंगे, बिल्कुल परफेक्ट। IQ सर बहुत अच्छे से इस बारे में समझा के भी शायद गए हों आप लोग को कि 8 बजे क्लास का मतलब 8 बजे, उसमें लेट मत होइएगा बिल्कुल भी। पहले 5 मिनट आके बैठ जाओ, 10 मिनट आके बैठ जाओ, रिवाइज़ कर लो कुछ चीज़ें, लेकिन क्लास में लेट मत हो, ठीक है। उसके अलावा अगर 9:15 से क्लास शुरू है तो 9:15 से ही होगा। 15 मिनट का गैप इसीलिए दिया जा रहा है बीच में, 9 से 9:15 गैप दिया गया ना 15 मिनट का, इसलिए जिससे शफलिंग हो जाए आराम से। आप लोग को चाय पानी नाश्ता करना तो वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, टहलना है 15 मिनट टहल लो, लेकिन 9:15 तक ही क्लास के अंदर आ जाना। उसके बाद 9:15 से 10:15 ये क्लास चलेगा, फिर 10:15 से अगला क्लास शुरू हो जाएगा तुरंत, ठीक है। उसके बाद में रेस्ट लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 3 क्लास अभी ऐसे आप लोग के रेगुलर चलेंगे पूरी तरीके से, इसको ध्यान में रखिए। और पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई को बिल्कुल भी पोस्टपोन मत करिए। आज जो चीज़ें पढ़ ली उसको आज ही ख़त्म कर दो। ये मराठा की क्रोनोलॉजी याद नहीं होगी बाद में अगर आज नहीं करी। ये देख रहे हो ऐसे ना, सब भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा। मराठास की क्रोनोलॉजी को याद आज ही कर पाओगे, क्योंकि आज दिमाग में जहन में ताज़ा हैं चीज़ें, और ताजगी में आप लोग याद कर ले जाओगे। लेकिन इसको थोड़ा सा भी अगर धूमिल करोगे, कल हुआ परसों हुआ, फिर टल जाएगा। पोस्टपोन, प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं इसको, टालना जब हम लोग शुरू करते हैं किसी चीज़ को, कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे तो परसों करेंगे, परसों नहीं करेंगे तरसों, और ये तरीका हमारा हमेशा चलता चला रहता है। और प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे आज के यूथ के समय में। प्रोक्रास्टिनेशन जब तक इस देश के अंदर रहेगा तब तक यहाँ का युवा बर्बाद रहेगा। हम लोग ने ना एक वहम पाल लिया है, और वो वहम क्या है हम लोग के अंदर? वो वहम ये है कि इंसान बीटेक करता है, MBBS कराता है, कोई भी नौकरी करता है ना, तो नौकरी करने के बाद में या किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ है, अगर उसे कुछ मिल जाता है ना, वो बहुत खुश हो जाता है। देखते हो ना सरकारी नौकरी जिसको मिलती है, हमारे लड्डू मिठाइयाँ ये वो सब बढ़ जाता है उतने में। क्यों बढ़ जाता है? जब किसी को सरकारी नौकरी मिलती है तो सरकारी नौकरी मिलने के बाद में ऐसा हंगामा होता है जैसे पता नहीं क्या चीज़, कितनी बड़ी चीज़ किसी ने अचीव कर ली हो। नो डाउट स्ट्रगल है उसके पीछे, स्ट्रगल करने के बाद में ऐसा हुआ, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बेकार और वाहियात वजह है,
और वो बेकार और वाहियात वजह पता है क्या है? वो व्यक्ति जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको लगता है कि मेरी औकात 10,000 वाली भी नहीं थी, मुझे 50,000 की नौकरी कैसे मिल गई, उसको ये लगता है। और 50,000 की नौकरी जब मिल जाती है तो वो बहुत खुश होता है कि मेरी 10,000 की औकात नहीं थी और मैं 50-60,000 की कैसे नौकरी मिल गई। हमने अपने आप को ही कम आंक लिया है कि हम 10,000 काबिल भी नहीं है, हम 50,000 काबिल नहीं है, और हमको जब मिल जाती है तो हम मानते हैं अरे बाप रे क्या से क्या हो गया। अरे ऊपर वाले ने, ईश्वर ने आपको लाखों करोड़ों का पैदा किया है, 10, 20, 40, 50,000 के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? उसने लाखों करोड़ों का पैदा किया है आप लोगों को, और लाखों करोड़ों के होने के नाते आप लोग काम और वैल्यूज़ अपनी वैसे ही डेवलप करो, अपनी एथिक्स वैल्यू रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही डेवलप करो जिसमें एक डिसिप्लिन आए और लाइफ डिसिप्लिन तरीके से चले। सक्सेस सबको मिलेगी, यहाँ जितने बैठे हर कोई सक्सेसफुल होगा अपनी अपनी लाइफ में, किसी ना किसी फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन उस सक्सेसफुल होने में आपके वैल्यूज़ और एथिक्स अगर नहीं हैं तो उस सक्सेस का कोई भी मतलब नहीं, उस सफलता का कोई मतलब नहीं है। उम्मीद यही है आप सब लोग जल्द से जल्द IAS ऑफिसर बने, और IAS ऑफिसर बन के देश का नाम जितना रोशन कर पाओ अपनी तरफ से उतना रोशन करो। इतिहास को ध्यान में ज़रूर रखना, क्योंकि जो लोग इतिहास भूलते हैं वो लोग कहीं के नहीं रहते। इतिहास को याद रखना बहुत ज़रूरी है, इतिहास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं क्लास को। थैंक यू सो मच। इसको शेयर